हेलो एवरीवन, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड लेसन, उसका फर्स्ट पार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेसन है, जिस लेसन का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो ये जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट लेसन में हमने जाना था कि किस तरह से भारत का विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद एक राष्ट्र के निर्माण में कितनी तरह की प्रॉब्लम आई थी, किस तरह से एक देश को अच्छे से जब आगे बढ़ना है, जब विभाजन हो जाता है तो विभाजन के बाद अलग अलग समस्या आती, इन समस्याओं का सामना करना होता है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि जब ये देश निर्माण की जो समस्याएं थी, जो बहुत बड़ी स्तर पर इनका मुकाबला, इनको फेस करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो एक लोकतंत्र की स्थापना करना जरूरी था। तो एक लोकतंत्र की स्थापना के दौरान क्या समस्या रही वो भी हम जानेंगे। तो भारत में भी परिस्थितियाँ बहुत अलग थी, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कई ज़्यादा कठिन रास्ता चुना। सिंपल सी एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले कैसा शासन था, अंग्रेजों का गुलामी वाला, उससे पहले राजा महाराजाओं का। तो अब लोकतंत्र तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जब लोकतंत्र आज़ादी के बाद लाना है तो कुछ नेता हैं वो चाहते थे कि हाँ होना चाहिए लोकतंत्र अपना, कुछ चाहते थे कि नहीं, लोकतंत्र है वह सबके लिए कामयाब नहीं होगा। और जो ऐसे कोई नेता थे वो तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक राष्ट्र के लिए लोकतंत्र उतना ही ज़रूरी है जितना एक परिवार के लिए बेसिक नीड की जो वस्तुएं ज़रूरी होती हैं। तो अब जब भारत के बहुत से जो नेता थे वह इनके लिए कटिबद्ध हुए कि हाँ हम रेडी हैं और हम भारत को लोकतंत्र के लिए जो भी प्रयास है वो पूरे तन मन और समर्पण से करेंगे। तो ये कठिन रास्ता था लोकतंत्र को अपनाना, लेकिन फिर भी भारत के नेताओं ने इसे सुना। नेताओं ने कोई और रास्ता अगर सुना होता तो वो आश्चर्य की बात होती, लेकिन ये लोकतंत्र ही होना चाहिए, ये किसके बलबूते पर कायम था? स्वतंत्रता सेनानी, वो आज़ाद भारत का जो नारा लगा रहे थे उसके बाद वो यही कह रहे थे कि हम एक ऐसे शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहेंगे जहाँ पे आम जनता की भी भागीदारी हो। तो ये नेता अगर नहीं भी चाहते तो भी देश के आज़ादी से पहले ही ये एक कह सकते हैं एनवायरनमेंट, एक परिस्थिति बन गई थी कि एक आज़ाद भारत के लिए लोकतंत्र ही बेहतर शासन होगा। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। तो जब वे उपाय के समाधान के तौर पर अगर समझते हैं तब ये उनके लिए यही कार्य सरल भी हो जाता है। हर समाज के लिए फैसला करना जरूरी है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह किन किन कायदों को अमल में लाएगा। सुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज के कई समूह होते हैं, इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसे में हम विभिन्न समूह के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपटे, इसी सवाल का एक ही जवाब था, लोकतांत्रिक राजनीति। आज़ाद भारत के लिए एक लोकतांत्रिक राजनीति की नींव रखना अति आवश्यक था। तो अब जब लोकतंत्र राजनीति आएगी तो इसमें सत्ता प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, यानी एक सरकार के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, नहीं होगी, यानी जो इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में यानी पावर में आने के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, चुनाव होंगे। तो ये जग जाहिर है कि दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनका सामना होने वाला था। तो अब जब आपने देखा होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद संविधान बना था। अब संविधान कब बना था ये आपको पता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था। और ये संविधान लागू कब हुआ था अपने भारत में? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। तो देखो, जब संविधान इस दिन लागू हो गया था तो उसके बाद जो संविधान में जो संविधान बनाने के लिए जो सदस्य थे उनको ही उस समय से ही अंतरिम सरकार के रूप में मान्यता दी गई।
यानी जो संविधान निर्माता थे उनको ही संविधान के बाद उनको अंतरिम सरकार के रूप में मान लिया गया, क्योंकि तुरंत बाद तो यहाँ पे चुनाव करवाना टाइम लग रहा था, तो इसलिए अंतरिम सरकार के रूप में इनको समाधान इनको बना दिया गया। और फिर कहा गया कि भारत के लिए चुनाव करवाए जाएंगे और चुनाव होंगे 1950 के आसपास होंगे। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तगाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए, और ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि जैसे अगर आप अभी देख लीजिए, एक इलेक्शन करवाना हो, मान लीजिए अभी इलेक्शन करवाना हो, तो इलेक्शन करवाना हो तो कितनी बड़ी भागदौड़ करनी होती है, यानी बहुत बड़ी सतह पे ये वोटिंग के लिए तैयारी करवानी होती है, मत पत्र पर्चियाँ वगैरह एनवायरनमेंट तैयार करना होता है। लेकिन ये एक व्यवस्था बनी हुई है तो थोड़ा इजी रहता है। अब आप एक ये सोचिए कि जस्ट आज़ाद भारत के बाद अगर इलेक्शन करवाना है, वो भी पूरे भारत में सरकार के लिए, तो कैसे पॉसिबल होगा, जबकि भारत की लगभग 50%, 100 में से 50% जनसंख्या ही पढ़ी लिखी है। अब वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं होगी, यानी अब आज़ाद तो हो गया, चुनाव भी मतलब संविधान भी बना, अब इलेक्शन करवाना बहुत ही बड़ा लेवल का ये काम था। संविधान ने नियम तय कर दिए, वह इन्हीं नियमों के अमल की ज़रूरत भी थी, क्योंकि अब आप देखते हैं संविधान सर्वोच्च विधि और शासन है, इसी के अकॉर्डिंग भारत की शासन व्यवस्था भी चलती है। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज यानी चुटकियों में हो जाएगा। भारत की चुनाव आयोग का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि चुनाव करवाना था। अब चुनाव क्यों करवाना था? हाँ, क्यों करवाना था चुनाव इसलिए करवाना था कि भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था बनाई जाए। तो लोकतंत्र के लिए व्यवस्था पहले बनानी होगी, और व्यवस्था के लिए संस्था की जरूरत होगी। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ये आता है जनवरी, ये आप ध्यान रखेंगे, जनवरी 1950 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई। तो आप सभी ये ध्यान रखें, ये वाला इम्पोर्टेंट है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की? जनवरी 1950 में की गई। और इस चुनाव आयोग के जो पहले आयुक्त थे, प्रश्न इम्पोर्टेंट बन रहा है, आप ध्यान देंगे। पहले आयुक्त कौन थे? तो वो आपको ध्यान रखना है, सुकुमार सेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। बहुत बड़े एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई, और चुनाव आयोग का प्रथम आयुक्त किसे बनाया था? सुकुमार सेन को बनाया था, ये आप ध्यान रखना है। अब उम्मीद की जा रही थी देश का पहला जो चुनाव है वो कब हो जाएगा? 1950 में हो जाएगा। मतलब ऐसे हमने एक आइडिया लगाया, एक उम्मीद की कि भाई देखो चुनाव आयोग बना दिया है, तो अब चुनाव है वो 1950 में शुरू हो जाएंगे, चुनाव करवा देंगे। लेकिन ये खिचड़ी थोड़ी है जो जल्दी से डाल दी और पक गई। ये बहुत कठिन कार्य होता है, एक पूरे भारत के लिए चुनाव करवाना हो, जबकि लोगों को पता ही नहीं लोकतंत्र क्या है, किस तरह से ये काम करेगा, कैसे इसका निर्माण होगा। बहुत ही अथाह मतलब दुष्कर कार्य था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ठान लेते हैं तो पूरी कायनात उस कार्य को कराने में जुट जाती है, ये किसी जाने माने का डायलॉग भी है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि उनका ये मानना था कि भाई 1950 में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अब परिस्थितियाँ क्या मोड़ लेती है वो आगे देखना है। तब जब आगे देखें, बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत की आकार को अगर देखा जाए तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव करवाना कोई मामूली काम नहीं है। चुनाव करवाने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी है। अब देखो, आप ध्यान रखना है, यहाँ पे अपना एक इम्पोर्टेंट बनता है जो आपको बेहद ज़रूरी तौर पे ध्यान रखना है इसको, क्योंकि जब चुनाव कराना होता है ना, चुनाव करवाना होता है तो चुनाव करवाने के दौरान अति ज़रूरी ये होता है चुनाव के लिए ज़रूरी क्या है? चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन।
अब ये सीमांकन क्योंकि पता है जब चुनाव कहाँ करवाना है, कितनी जनसंख्या है, कितना वो बड़ा क्षेत्र है, पता तो होना चाहिए ना। तो इसलिए चुनाव कराने से पहले सीमांकन जरूरी है। अब मान लीजिए अब तो फटाफट चुनाव हो जाते हैं, फिर भी तैयारी बहुत लगती है, लेकिन जहाँ पे कभी चुनाव हुए ही नहीं, अब जब चुनाव हुए नहीं तो इतने बड़े क्षेत्र का पहले सीमांकन करना होगा। तो अभी ये माना गया कि ये थोड़ा कठिन कार्य है। और चुनाव इसके साथ साथ मतदाता सूची बनानी थी। मतदाता सूची का निर्माण करना था और ये सबसे बड़ा एक काम था कि ये मतदाता कौन होंगे, यानी इलेक्शन तो हम करवा रहे हैं लेकिन इलेक्शन में वोट देंगे कौन। आप सोच लेंगे जनता देंगे, लेकिन कैसे। अब तो आपको सीधा आइडिया है कि भाई 18 साल का होता ही वो मतदान देने का अधिकारी है। लेकिन इससे पहले जब भारत आज़ाद होना था उससे पहले अंग्रेजों के समय जो सरकार थी उसमें क्या व्यवस्था थी आपको पता है। उसमें व्यवस्था ये थी कि जो अमीर व्यक्ति हैं, जो रॉयल फैमिली से हैं, वही इलेक्शन दे सकता है। तो इस तरह से जो लगभग भारत की आधी से अधिक जनसंख्या का कोई मोल ही नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी उनकी। लेकिन अब लोकतंत्र में सबको अधिकार मिलना चाहिए। तो अब ऐसी क्या व्यवस्था करें कि लगभग भारत की सभी जनता उस क्राइटेरिया में आ जाए और इलेक्शन में भाग ले। तो पढ़े लिखे लोग भारत में कम थे, अमीर भी कम थे, लेकिन लोकतंत्र में सभी को भागीदारी होनी चाहिए। तो अब कैसी व्यवस्था की जाए कि भारत में एक बेस्ट मतदान करवाया जाए। तो भारत ने एक बहुत ही बड़ा बेड़ा उठाया, एक जोखिम पूरा, और व्यवस्था कर दी गई कि भारत में मतदान कैसे करवाया जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर। इसके आगे आपको ध्यान रखना, सार्वभौमिक, यानी बिना किसी भेदभाव के, भाई वो अमीर है, गरीब है, पढ़ा है, लिखा है, कुछ भी ध्यान नहीं रखा। एक चीज़ ध्यान रखी, अगर वह व्यक्ति 18 वर्ष से ज़्यादा है या 18 वर्ष क्रॉस कर चुका है तो वो भारत की चुनाव प्रणाली के अंतर्गत मतदाता के तौर पे अपना मत का प्रयोग करेगा। तो अब जब भारत ने ये डिसाइड किया कि हमारे चुनाव में मतदाता ये होंगे, तो अब कोई भी डिसीजन होता है उसकी आलोचना भी बहुत सारे लोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या आलोचनाएं हुई तो देखिए, मतदाता सूचियों का जब पहली बार प्रकाशन किया गया था भारत में, तब पता चला कि 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये महिला फलाना की बेटी, फलाना की वाइफ। तो ये ऐसा, पहले वो ऐसे ही सिस्टम था, व्यक्तिगत लड़कियों को या महिलाओं को एक नाम के साथ संबोधित नहीं किया जाता था। तो चुनाव आयोग ने ऐसी परिस्थितियों को मानने से इनकार कर दिया। यानी इस तरह के चुनाव के अंतर्गत जो चुनाव मतदाता होंगे उनको कैसे हम शामिल करें, ठीक है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन था। क्लियरली होना चाहिए कि ये व्यक्ति है, इतना उम्र का है, या रहता है, ये मतदान प्रयोग कर, ऐसी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं था। तो चुनाव आयोग ने वापस कहा कि नहीं, हम एक व्यवस्थित रूप में करेंगे। अब मान लीजिए कि एक राई के ढेर में से कोई छोटी सी कोई नई चीज़ निकालनी हो, वाइट कोई निकालना हो, मणि वगैरह, तो बहुत दुष्कर कार्य होता है, उसकी साइज़ का हो, वैसा कार्य था। यानी एक छोटा सा, मतलब बड़ा कार्य लेकिन बहुत ही तीक्ष्ण कार्य था ये। तो चुनाव आयोग ने सोचा कि पुनरावलोकन किया जाए और ज़रूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। यह अपने आप में हिमालय की पढ़ाई, यानी हिमालय चढ़ना, वैसा ही काम था, मतदाता सूचियों को वापस सही करना। इतने बड़े पैमाने पर ऐसा काम दुनिया में अब तक कहीं नहीं हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। यानी जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो इस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे। कितने थे? 17 करोड़ मतदाता थे। और जब 17 करोड़ मतदाता थे उसमें 3200 विधायक थे। इसमें 3200 विधायक बनाना था, प्लस फिर कहा गया कि लोकसभा में 489 सांसद चुनने थे। तो अब मान लीजिए 17 करोड़ जनसंख्या का इलेक्शन कराना कोई छोटा मोटा काम तो होगा नहीं। और साथ ही साथ विधायक चुनने थे। कितने विधायक चुनने थे? यहाँ पे लिखा है 3200।
3200 विधायक बनाना था और 400 लोकसभा के लिए सांसद का इलेक्शन करवाना था। तो अब इन मतदाताओं में महज 15% ही साक्षर थे। जो भी मैंने जस्ट बताया था, मतदाता को मताधिकार दिया जाए, लेकिन भारत में लगभग 15% लोग ही शिक्षित थे। अब ये बड़ी दिक्कतें, पढ़े लिखे हैं तब तो काम इजी हो जाता है, बिना पढ़े लिखे को समझाना थोड़ा काम क्रिटिकल दिखता है। तो फिर क्या हुआ, चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने के लिए 3 लाख से भी ज़्यादा चुनाव कर्मियों को शिक्षित किया ताकि चुनाव है वो करवाया जाए। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र के लिए कठिन परिस्थिति थी। चुनाव आयोग के लिए इस वक्त लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। जो हम सोच रहे थे कि हमारे देश में, भारत में लोकतंत्र लाना है, ये बड़ा ही कठिन काम, मतलब दुष्कर भरा काम था। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र वहीं पे सफल होता है जहाँ पे पढ़े लिखे लगभग लोग होते हैं और व्यवस्थित होते हैं लोग। लेकिन भारत में अभी भी आज़ाद हुआ था और ऐसा कहीं पे भी नहीं दिख रहा था कि भारत में लोकतंत्र आ जाए, लेकिन ये लाना जरूरी था। अगर गलती से भी लोकतंत्र की जगह अलोकतांत्रिक शासन अगर आया होता, हम सोचते कि नहीं लोकतंत्र बाद में लाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यानी कहते हैं ना कि पहले ही अगर काम मुश्किल लगे तो लगे, एक बार शुरू ही कर दो, बाद में रास्ता मिल ही जाएगा। तो ये व्यवस्था रखी गई। उस समय यूरोप के बहुत सारे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं था। अब मान लीजिए यूरोप जो बड़े विकसित देश है उनमें भी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे भारत ने एक मिसाल कायम कर दी और बिना किसी भेदभाव के सिर्फ वयस्क होने पर सभी को मतदान का अधिकार दिया था। ऐसे में हिंदुस्तान में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था की गई वह अपने आप में अनूठी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी कमियां निकाली। क्या कमियां निकाली? एक हिंदुस्तानी इतिहास संपादक में क्या कहा कि इतिहास में सबसे बड़ा जुआ है ये, यानी जो ये बिना किसी जानकार के पढ़े लिखे इनको मत दे रहे हैं ना, ये एक तरह से इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। जबकि ऑर्गेनाइजर नामक की पत्रिका में लिखा, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहेगा। यानी पहले से कटाक्ष कस रहे कि आप काम तो करें, लेकिन ये आप पहले बाद में पछताओगे कि ऐसा नहीं करना था। ऐसे मतलब उस सर्वाधिक मताधिकार को अपनाने के बीच में ये कमेंट आ रहे थे, ऐसे सुझाव आ रहे थे। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा है कि आने वाला वक्त अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर, बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहूदी नौटंकी देखेगा। यानी सोचेगा कि कैसे बिना पढ़े लिखे को मतदान का अधिकार दे दिया, जबकि ये तो पॉसिबल नहीं है। वो ऐसा कह रहे थे कि आने वाली पीढ़ियाँ ऐसा कहेगी, लेकिन ये करना जरूरी था। तो अब देख लीजिए, अब तक तो आप समझ गए होंगे चुनाव करवाना उस समय की बहुत ही खतरनाक काम था, यानी टेढ़ी खीर थी। तो जब हमने सोच तो लिया था कि भी चुनाव 1950 में हो जाएगा, लेकिन चुनाव है 1950 में नहीं हुए और दो बार चुनाव है वो क्या हुआ, स्थगित करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? तो ये सब आपके सामने रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर लगभग ये सब कार्य धीरे धीरे हुआ और वो समय भी आ गया जब चुनाव मुकम्मल होना जरूरी था। तो आगे देखिए, तो ये चुनाव जो कैंसिल हुआ था, पहला वो 1951 में, दूसरा 1952 के फरवरी के तक चुनाव। लेकिन ये ध्यान रखना है, चुनाव असफल नहीं हुआ था। जो पहला चुनाव हुआ ना, वो असफल नहीं था। तो फिर चुनाव की घड़ी चल पड़ी और 1952 में फेब में चुनाव हुए। इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान है वो 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुछ 6 महीने लगे जब इसको पूरी तरह से सही किया। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हुए। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल मतदाताओं में से आधे से अधिक मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष रूप में बताया, कहा कि बिल्कुल सही हुआ। सार्वभौमिक मताधिकार इस प्रयोग से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। यानी कहते हैं ना,
जो पहले कुछ कह रहे थे, आलोचना कर रहे थे, उनके मुंह पे थप्पा लगा दिया कि भाई देख ये काम हो गया है, जो आप कह रहे थे इम्पॉसिबल है दैट इज़ द पॉसिबल, यानी ये भारत में हो गया काम जो इम्पॉसिबल था। तो इस तरह से देश के बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी निभाया है, अपनाया है, अंजाम दिया है। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं था कि लोकतंत्र चुनावी गरीबी या अशिक्षा के माहौल में नहीं कराया जा सकता। जो पहले कह रहे थे ना, जहाँ गरीब हैं, अनपढ़ है, वहाँ पे लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, उनके इस कथन पर कटाक्ष किया गया और कहा गया कि ये देखिए जो आप कह रहे थे नहीं, और हो गया है संभव। यानी 1952 का चुनाव हुआ, सफल हुआ। अब आप ये ध्यान रखना, 1952 का जो चुनाव हुआ इस तरह से, 1952 का जो चुनाव हुआ पहला, फिर दूसरा हुआ 1957 और तीसरा हुआ था 1962। यानी 3 चुनाव हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों चुनावों में कौन सी पार्टी हमेशा जीतती रही? कांग्रेस। अब ये क्यों जीतती रही? तो ध्यान रखना, कांग्रेस है वह आज़ादी के पहले भी एक महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पे काम कर रही थी, और अपने इस कामों के साथ साथ वह इतिहास में महत्वपूर्ण कार्यों में भी इनका योगदान था। तो यही, यानी कांग्रेस जो पार्टी थी, इनका ये जो बैकग्राउंड था वही वापस काम आया, और इन्हीं की बदौलत ये 1952 का चुनाव जीत गए और कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। और पहला जो आम चुनाव हुआ था ना, पहला जो आम चुनाव हुआ उसमें आपको ध्यान रखना है, पहला जो आम चुनाव हुआ, इस चुनाव में लोकसभा के अंदर टोटल जो सीटें थी 489, इसमें से अकेली कांग्रेस ने ही 364 सीटें प्राप्त की। किसने? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे बनी, क्योंकि इसका जो आज़ादी के समय का जो कार्य था, प्रयास था, वो काम आ गया। इसी तरह 1957 में भी वापस कांग्रेस है वो बड़े बहुमत के साथ जीती। और अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम 3 आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस। तो द्वितीय नंबर पर, पहले आम चुनाव में द्वितीय नंबर पर कौन सी पार्टी रही? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान रखना, जो दूसरी जो पार्टी थी वो आप ध्यान रखना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये दूसरी नंबर वाली पार्टी थी। अब इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। तो ये जो चुनाव था, इसमें लोकसभा के अंदर कांग्रेस को पहली बार 364 मिली, दूसरी बार बहुत ही बड़े प्रयास के साथ 494 सीटें लोकसभा चुनाव हुआ, यानी सीटें बढ़ेगी इसमें। तो लोकसभा में आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस को इतनी मिली नहीं थी, बट ये ध्यान रखना सीटें बढ़ गई, पहले इतनी थी और फिर होगी 494 सीटें बढ़ गई, और फिर तीसरे आम चुनाव में 20 सीटें कितनी थी? ये। तो इस तरह से कांग्रेस बहुमत थी, यानी ज़्यादा सीटें प्राप्त थी इसको। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, ये केरल के आसपास का हिस्सा, मद्रास, उड़ीसा को छोड़कर सभी जगह कांग्रेस है वो एक प्रमुख पार्टी के रूप में नजर आई। तो 1952 से 62 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी हुई, उसका दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा 1962 देखने को मिलता है। तो आप ये समझ गए होंगे कांग्रेस पार्टी है बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और प्रथम तीनों आम चुनाव में कांग्रेस के सामने कोई नहीं लड़ सका। तो हम यही देख रहे हैं, एक दल के पार्टी का प्रभुत्व का दौर, यानी आज़ादी के बाद जब चुनाव हुए तो 3 आम चुनावों में सबसे प्रमुख पार्टी वो कांग्रेस थी, और तीनों बड़े आम चुनावों में कांग्रेस है वो एक प्रभावशाली प्रभुत्व दल के रूप में कायम रही। तो इस तरह से अपना आज का जो फर्स्ट जो पार्ट है सेकंड लेसन का, वो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल वापस कंटिन्यू करेंगे सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट। तब तक के लिए
थैंक यू जो आपने देखा इस वीडियो को। अब इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट करें, तब जब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और आगे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो 12th के जो लेटेस्ट जो स्टूडेंट हैं उनको हेल्प हो सके। थैंक यू।